लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक शुरू किया था दैट वाज योर potential step problem, huh? And the case was when E is greater than V naught, when जो पार्टिकल हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी एनर्जी जो पोटेंशियल जिसको फेस कर रहा है उससे ज्यादा है। ये हमने लास्ट टाइम शुरू किया था और कुछ इस तरह से ये स्टेप पोटेंशियल था। इट्स हाइट एज Vx equals to V naught and in this area Vx equals to 0 जहाँ पे स्टेप है that is taken x equals to 0 there, है ना? यही किया था ना हमने। and the particle which was incident that was having energy E, उसकी जो एनर्जी थी that was E, its energy was E। E एनर्जी यहाँ पे दो रीजन्स बन जाते हैं। This is x equals to 0. One region is your x less than 0, another region is your x greater than 0. इसे नेम दे दिया था मैंने रीजन 1 और इसको कहा था रीजन 2। लास्ट लेक्चर लगाया है ना, ठीक है। रीजन 1 और रीजन 2 मींस x लेस देन 0 के लिए ये रीजन है जहां पे पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल फेस्ड बाय दिस पार्टिकल, जो पार्टिकल हमने इंसिडेंट किया है वो 0 पोटेंशियल फेस कर रहा है, जबकि यहाँ पे at x equals to 0 it encounters a potential V naught there, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे एनर्जी जो है that is E is greater than V naught, यहाँ दिख ही रहा है ना, E is greater than V naught, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों रीजन्स की बात करें, रीजन 1 की बात करें और रीजन 2 की बात करें, रीजन 1 और रीजन 2 को यहाँ पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो दिस Vx equals to 0 और V naught, it is 0, Vx is 0 for x less than 0 and for x greater than 0 its value is V naught. So in region 1 classically हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, क्लासिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज गिवन बाय P1 square by 2m, है ना? एनर्जी इज गिवन बाय P1 square by 2m और this P1 that can be written as 2me। यहाँ पे जो पोटेंशियल है V equals to 0 है ना, V equals to 0, जबकि यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें रीजन 2 में टोटल एनर्जी की बात करें देन दैट इज गिवन बाय E equals to this is your P2 square over 2m and plus V naught, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी, तो पार्टिकल की जो एनर्जी होगी दैट विल बी सम ऑफ दिस टू। एक्चुअली यहाँ पे ये एक रिटार्डिंग फोर्स इस जगह पे जैसे ही एंटर करेगा, ये पार्टिकल इस रीजन में एंटर करेगा तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, ठीक है। अगर ये पार्टिकल जो है पॉजिटिव पार्टिकल है, इसको इंसिडेंट किया है, पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल यहाँ पे होगा, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके। सो अगर यहाँ पे देखें हम तो कैन आई राइट इट एज this P2 square by 2m equals to E minus V naught और P2 equals to square root of 2m E minus V naught, हम इसको लिख सकते हैं। उनको कुछ नेम दे देते हैं, let this be equation number 1, let this be equation number 2। तो क्लासिकली हमारे पास जो मोमेंटम है that is given like this। क्लासिकली बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल है that will be transmitted, है ना, ये तो सिंपली यहाँ से एंटर कर जाएगा, it will enter in this region directly, ठीक है। रिटार्डिंग पोटेंशियल इस रिटार्डिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगी, ठीक है, और क्लासिकल फिजिक्स इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, ठीक है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिकली मैंने बताया था, इसी प्रॉब्लम को अगर क्वांटम मैकेनिकली देखें हम, सॉरी,
हाँ सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2m ही होगा, हाँ गलती कर दी। सो क्वांटम मैकेनिकली अगर देखें तो यहाँ पे एक तो जो पोटेंशियल है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे, है ना, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब फिर से मैं वही इन दोनों रीजन्स में ही बात कर रहा हूँ, दोनों रीजन्स में जो इक्वेशन है उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर साई वन, अगर यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन एसोसिएटेड इन रीजन R1 है ना, यहाँ ये जो रीजन है दिस वन इज योर R1, इस रीजन की बात करें ना, ठीक है, R1 की बात करते हैं, यहाँ पे वेव फंक्शन साई वन है तो डी एक्स स्क्वायर वन डायमेंशन में ले रहे हैं प्लस 2m e ओवर h क्रॉस स्क्वायर इनटू साई वन इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी ना, सिंपल है ना, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन रीजन 1, है ना, ये रीजन 1 है, ठीक है, x इक्वल्स टू 0, या फिर हम रीजन 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर रीजन 2 की बात करें, रीजन 2 in which this x is greater than 0, x greater than 0 की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो इक्वेशन है that will take this form, it will be d square psi 2 dx square plus, now instead of 2m e there it will be e minus v naught, है ना, इस रीजन में पोटेंशियल 0 नहीं है ना, यहाँ पे v naught 0 नहीं है ना, सॉरी, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, इस रीजन में जो Vx है that equals to V naught, और इस रीजन में बात करें R1 की बात करें तो यहाँ पे Vx कितना है 0, ठीक है, Vx 0 है तो इसीलिए यहाँ पे इस टर्म के साथ में जो पोटेंशियल है, अदरवाइज ये क्या होता है 2m विद इन द ब्रैकेट्स e माइनस Vx होता है ना, तो 0 हो गया, और यहाँ पे क्या है इट इज Vx इक्वल्स टू V naught हम कर रहे हैं, तो psi 2 wave function, let the wave function in the other region be psi 2, so then equals to 0, ठीक है, is it okay? इसमें जो ये क्वांटिटी है यहाँ पे वेव फंक्शन के साथ में जो ये कोफिशिएंट्स आ रहा है सेकंड टर्म के साथ में, इसे हम अल्फा 1 स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ जो कोफिशिएंट है इसको हम अल्फा 2 स्क्वायर ले लेते हैं, अल्फा 2 स्क्वायर ले लेते हैं, is it okay? ठीक है, ठीक है, इन इक्वेशंस को मैं दोबारा से लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 नाउ, सो कैन आई रीराइट इन रीजन 1 की बात करें, रीजन 1 की बात करें तो रीजन 1 में जो इक्वेशन है दैट विल बी नाउ दिस फॉर्म, डी स्क्वायर साई 1 ओवर dx स्क्वायर प्लस अल्फा 1 स्क्वायर साई 1 इक्वल्स टू 0, एंड इन रीजन 2 की बात करें देन the equation will be d square psi 2 over dx square plus alpha 2 square psi 2 equals to 0 there, जहाँ पे इक्वेशन को नेम दिया है हमने, इक्वेशन 1 2 हमने अभी लिया है ना, 1 2, then let this be equation number 3, let this be equation number 4, let this be equation number 4, ठीक है, दोनों ही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और इनके जो सॉल्यूशंस हैं दे विल बी ऑफ दिस फॉर्म, psi 1 equals to a e to the power iota alpha 1x plus b e to the power minus iota alpha 1x, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा psi 2 that will be c e to the power iota alpha 2x प्लस d e to the power minus iota alpha 2 x होगा, is it okay? ये ठीक है ना, अब क्योंकि इस रीजन में रीजन 2 में है ना, इस रीजन में कोई भी चीज नहीं ऐसी नहीं है रीजन 2 में जो इसको रिफ्लेक्ट कर सके, इस पार्टिकल को रिफ्लेक्ट बैक कर सके, है ना, ठीक है ना, रीजन 2 में एक बार एंटर कर गया तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है जो V नॉट को छोड़ के, है ना, कोई और हायर पोटेंशियल नहीं है जो इसको रिफ्लेक्ट कर सके, है ना, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है रीजन 2 में तो वी सेट दिस d इक्वल्स टू 0,
there is nothing in region 2 to reflect the particle और वेव whatever, है ना. वेव नेचर की बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकली, तो ये दोनों इकट्ठे चलते हैं कॉन्सेप्ट्स ना. ठीक है, तो इसलिए वी विल सेट d इक्वल्स टू 0 देयर. अगर d 0 सेट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वेव फंक्शन है दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, psi2 विल बी c e to the power iota alpha 2 x रह जाएगा. ठीक है, इज इट ओके. इसे हम देते हैं हम 4 and 5. और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहाँ पे तो आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी तो दो टर्म्स हैं. ये टर्म इंसिडेंट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है ना, जो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगी, ये पार्टिकल आएगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना. ठीक, तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, है ना. ठीक है, ये वाला पोर्शन किसको बता रहा है, इंसिडेंट वन को, इंसिडेंट, और ये किसको बता रहा है, रिफ्लेक्टिव वन, रिफ्लेक्टेड वन. ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात किस लिए कर रहे हैं, हमने कल लास्ट इसमें टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि जो alpha 1 and alpha 2 हैं, they can be written as now alpha 1, can I write it as alpha 1 equals to 2m e over h cross square, and it can be written as square root of 2m e over h cross. और इक्वेशन नंबर 1 से देखोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 से then it is p1 over h cross आ जाएगा, है ना. और उसी तरह से अगर अल्फा 2 की बात करें, अगर अल्फा 2 की बात करें यहाँ पे रीजन 2 में, तो अल्फा 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m e माइनस v नॉट ओवर h क्रॉस स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज, मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इट कैन बी रिटन एज p2 डिवाइडेड बाई h क्रॉस यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, है ना. यहाँ हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यूज किया है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज किया है जो क्लासिकली हमने डिस्कस किया था ना, इन दोनों इक्वेशंस को यूज किया है. तो p1 और p2 की वैल्यूज वहां पे सब्स्टिट्यूट करी और कुछ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्कशन हमारी थी वो ये थी कि भाई अगर रीजन 1 की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम है p1, दूसरे में है मोमेंटम p2. यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p1, और यहाँ पे अगर वेवलेंथ की बात करें लैम्डा 1 लैम्डा 2 मान लेते हैं ना, तो वेवलेंथ जो इसकी पार्टिकल की होगी इस रीजन में दैट विल बी नाउ h ओवर p2 हो जाएगी, है ना. तो देयर इज चेंज इन वेवलेंथ, है ना. डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज हो रही है जब एक रीजन से दूसरे रीजन में ये वेव एंटर कर रही है. वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसके साथ में वेव एसोसिएटेड है, क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहता है ना. तो ये जो वेव है ये क्या कर रही है, इसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है ना. ठीक है, और जब भी वेवलेंथ चेंज होती है तो वहां पे देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो हमारा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वहां से देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन की वो रिफ्लेक्ट कर सकता है ना, रिफ्लेक्ट करेगा. इसलिए बोथ टर्म्स, दिस बोथ टर्म्स इंसिडेंट वन as well as the reflected one, they both will be retained, they both will be retained. Is it okay? ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं. इसके बाद हम चलिए इसको थोड़ा सा और लिख लेता हूँ, यहाँ पे आगे यूज होने वाला है. विल बी सबस्टिट्यूटिंग दिस वन, यहाँ से इस वाले, इन दोनों को अगर हम लिखें तो कैन आई राइट इट एज p1 इक्वल्स टू h क्रॉस अल्फा 1, और यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो वी कैन राइट p2 इक्वल्स टू h क्रॉस अल्फा 2. इन्हें कुछ नेम दे देते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6 and let this be equation number 7. we will be using them later. इन दोनों ही इक्वेशंस को हम आगे यूज करने वाले हैं. ठीक है ना. अच्छा, अब हमारे पास वेव फंक्शंस जो हमें चाहिए थे दोनों रीजन्स में वो रेडी हैं. जब वेव फंक्शंस रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट काम होता है हमारा टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, है ना. टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, अगर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है तो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे क्या है, that this wave function that will be valid wave function if this is psi and its differential, they are continuous.
एट x इक्वल्स टू 0, ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस होने चाहिए x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन 1 यूज करते हैं, that psi at x equals to 0, psi 1 at x equals to 0, that should be equal to psi 2 at x equals to 0, है ना। मींस यहाँ पे x equals to 0 की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेव फंक्शन हमने psi 1 लिया है, इस तरह psi 2 की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दोनों क्या होने चाहिए इस बाउंड्री लाइन के ऊपर, दे शुड बी इक्वल, दे शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने psi 1 क्या है, दैट इज a e टू द पावर आइटा अल्फा 1 x, x इज 0, या चलिए x लिख लेता हूँ पहले, x इक्वल्स टू 0 प्लस b टाइम्स e टू द पावर माइनस अल्फा 1 x एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू ऑन द अदर साइड इट इज c e टू द पावर आइटा अल्फा 2 x at x equals to 0। जैसे ही x equals to 0 सब्स्टिट्यूट करोगे एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट्स हैं हमारे वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। तो e टू द पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी a plus b equals to c, and let this be equation number, let this be equation number 7 और 8, है ना, 7 तो हमने कर लिया है पहले, है ना। let this be equation number 8, is it okay? ठीक है। Now condition 2, this was boundary condition 1, condition 2, condition 2 क्या है, that its derivative d psi 1 d by dx of psi 1 at x equals to 0, it should be equal to d by dx of psi 2 at x equals to 0, at x equals to 0, is it okay? तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल गिव यू आइटा अल्फा 1 a e टू द पावर आइटा अल्फा 1 x at x equals to 0। नाउ यहाँ पे माइनस है ना, माइनस एक्सपोनेंशियल के साथ में क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन ले लेते हैं ना, माइनस आइटा अल्फा 1 b e टू द पावर माइनस आइटा अल्फा 1 x at x equals to 0 equals to on the right hand side, अगर इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा आइटा अल्फा 2 c e टू द पावर आइटा अल्फा 2 x at x equals to 0, x equals to 0 डिफरेंशिएट भी किया, और साथ साथ में हम क्या करेंगे, अब x equals to 0 की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, कंटिन्यूटी कहाँ देख रहे हैं, x equals to 0 पे, जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन एक्सपोनेंट्स में, तो ये क्या दे देंगे हमें, e to the power 0 is 1। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा आइटा अल्फा 1 कॉमन, और अंदर रह जाएगा a माइनस बी, ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी आइटा अल्फा 2 c। तो यहाँ पे आइटा से कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ भी आइटा है, यहाँ भी आइटा है, तो इक्वेशन हमारे पास जो बन जाएगी दैट विल बी a minus b equals to alpha 2 over alpha 1 times c, and let this be equation number 9, let this be equation number 9। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो काम करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है कि we will be writing this b and c in terms of a, है ना, इसको याद रख लेना अपने दिमाग में, राइट, b and c in terms of a, in terms of a हमें लिखना है, दोनों b और c, ये जो कोफिशिएंट्स है ना b and c, दोनों को हमें किस टर्म्स में लिखना है, a की टर्म में। In order to do so, simply add 8 and 9, adding 8 and 9, while you add 8 and 9, तो obviously यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ माइनस b है, b से b कैंसिल हो जाएगा, we will have 2 times a on the right hand side, we have c here, we have alpha 2 over alpha 1 times c here, so it will be 1 plus alpha 2 over alpha 1 times c there। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि हमें क्या करना है,
we need to write C and B in terms of A. तो हम काम करते हैं यहाँ पे, can I write it as C equals to, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं इस टर्म को दूसरी साइड पे. So can I write it as 2 1 divided by 1 plus alpha 2 over alpha 1 times A. Is it okay? Simple है. और कैन आई राइट इट एज, यहाँ नीचे एलसीएम अगर आप ले लोगे, सो इट विल कम आउट एज 2 टाइम्स अल्फा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स ए. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 10. तो हमने यहाँ पे c, वी हैव रिटन द c इन टर्म्स ऑफ a there, in terms of a there. Is it okay? Is it okay? Now next thing is to write b in terms of a. b in terms of a के करने के लिए क्या करेंगे हम, we will put the c, we will substitute the c in equation number 8. Substituting for c from equation number 10 in 8. Substituting for c from 10 in equation 8. C से 10 से उठाओ और 8 में सब्स्टिट्यूट कर लो. So can I write it as A plus B equals to, right hand side पे C है तो this will come as it is, 2 times alpha 1 divided by alpha 1 plus alpha 2 times A there. ठीक है. अब ये इक्वेशन हमारी किस में है, B और A की टर्म में है. We can easily write this B in terms of A there. So B यहाँ ऐसे ही रहने दे दीजिए, A दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो can I write it as 2 times alpha 1 divided by alpha 1 plus alpha 2 minus 1 times A, क्योंकि वहाँ minus 1 हो जाएगा ना, ये मैंने कॉमन भी ले लिया. Is it okay? ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, so it will come out to be, LCM लोगे ना, तो 2 alpha 1 minus alpha 1, so it will be alpha 1 minus alpha 2 divided by alpha 1 plus alpha 2 times A. तो एक इक्वेशन हमारे पास और आ गई, and this one is your, now we have written B in terms of A. Let this be equation number 11. तो हमारे दोनों इक्वेशंस आ गई हैं. Now we have done what we wanted to, कि हमने B और C दोनों को A की टर्म्स में लिख लिया है ना, we have written that. ठीक है, तो इनको उठाइए और जो वेव फंक्शंस हमने डिजाइन किए थे उन वेव फंक्शंस में इनको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वेव फंक्शंस में. तो वेव फंक्शंस हमारे कौन कौन से थे, वेव फंक्शंस से हमारे पास psi 1 was a times e to the power iota alpha 1x plus b times e to the power minus iota alpha 1x, and psi 2 that was c times e to the power iota alpha 2x. यही था ना, ठीक है. अब in terms of a अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, then this can be written as a e to the power iota alpha 1x. इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, a ऑलरेडी है. ठीक है, we need to substitute b in terms of a. As far as b is concerned, b that is written as alpha 1 minus alpha 2 divided by alpha 1 plus alpha 2. So alpha 1 minus alpha 2 divided by alpha 1 plus alpha 2 times a e to the power iota minus iota alpha 1 x आ जाएगा. और उसी तरह से यहाँ पे c के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे, so that will result it was your 2 times alpha 1, I think alpha 1 plus alpha 2 a e to the power iota alpha 2 x. ठीक है, तो वेव फंक्शंस को हमने इन टर्म्स ऑफ ए लिख लिया है ना. ठीक है, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव है ना. चलिए, तो अगर हम इस स्टेप पोटेंशियल की बात करें, जस्ट है ना, इससे बना लेता हूं उसे, तो क्या पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे. क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ये इंसिडेंट वेव है, तो इट कैन बी रिटन एज a e to the power iota alpha 1 x. दिस रिप्रेजेंट्स योर इंसिडेंट पार्ट. और क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल्स टू 0 पे, है ना. ठीक है, वेवलेंथ हमारी यहाँ डिफरेंट है, लैम्डा 1 है, वहाँ लैम्डा 2 है, डी बाय वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है. तो जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है दैट इज रिटन एज b e to the power minus iota alpha 1 x. ठीक है,
और कुछ पोर्शन इसका जो है वो ट्रांसमिट कर गया है ना, दिस इज योर ट्रांसमिटेड पोर्शन एंड इट इज रिटन एज c टाइम्स e टू द पावर आईटा अल्फा टू x, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट वन, इंसिडेंट वन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड वन, रिफ्लेक्टेड किसमें, रीजन वन में, है ना, रीजन वन में ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, रीजन वन में हो रहा है, ठीक है। और जबकि रीजन टू की अगर बात करें तो रीजन टू में, दिस वन इज योर रीजन टू, रीजन टू, तो रीजन टू में क्या हो रही है, ट्रांसमिशन, ये किसको बता रहा है, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड वन, ठीक है, इज इट ओके, ये क्लियर है। अगर हम इंटेंसिटीज की बात करें, हमारे पास एम्पलीट्यूड तो है ना, एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटीज हम लिख सकते हैं, है ना, सो दिस A star A conjugate E that will represent intensity, intensity of wave, which one wave, of incident wave, incident wave, incident wave, है ना, wave associated with particle, इंसिडेंट वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, जो पार्टिकल आ रहा है उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ये, है ना, ऐसा ही है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना इंसिडेंट का यहाँ, है ना। तो उसी तरह से अगर मैं बी कॉन्जुगेट बी की बात करूं, दैट विल रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ व्हिच, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इज इट ओके। उसी तरह से अगर मैं C स्टार C कॉन्जुगेट C की बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, इज इट ओके, ठीक है, ठीक है। अब समस्या थोड़ा सा ये है कि हमारा काम सिर्फ इस इंटेंसिटी से नहीं बनेगा, लास्ट वाले आर्टिकल में तो बन गया था क्योंकि हम एक ही रीजन की बात कर रहे थे, एक ही रीजन की बात कर रहे थे, ठीक है, पर यहाँ पे समस्या ये है क्योंकि दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है और दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हैं। यहाँ पे जो ये इंसिडेंट और ये हैं वेव्स हैं, इनकी वेलोसिटी v1 है, जबकि जो ट्रांसमिटेड पोर्शन है उसकी वेलोसिटी v2 है, दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, दे विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, है ना, अलग अलग वेलोसिटीज होगी। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट द इंटेंसिटी देयर वी विल बी टेकिंग प्रोबेबिलिटी फ्लक्स, है ना, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स। अगर प्रोबेबिलिटी फ्लक्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी फ्लक्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी फ्लक्स इज नथिंग, इट इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी, 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 है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बात की थी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की, किसकी बात की थी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात की थी, है ना, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की थी, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करें तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे किसमें हो रही है, रीजन वन में हो रही है ना, ठीक है। और रीजन वन में बात हो रही है तो कैन आई राइट इट एज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव डिवाइडेड बाय सॉरी रिफ्लेक्टेड वन, अगर रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। मैंने बताया कि क्या होता है ये, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो v1 है ना, रीजन वन में तो वेलोसिटी v1 ही है, ठीक है ना, इसलिए जो हमने केस लास्ट टाइम किया था उस केस में वेलोसिटीज सेम रही थी ना, तो उसको हमने फ्लक्स, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स के टर्म में नहीं लिखा था। सो v1 मल्टीप्लाइड बाय b कॉन्जुगेट b डिवाइडेड बाय v1 a कॉन्जुगेट a, is it okay? This is your probability flux of incident wave and this one is your probability flux of your reflected wave in region 1. दोनों रीजन्स दोनों एक ही रीजन में है ना, रिफ्लेक्टेड भी और इंसिडेंट भी दोनों एक रीजन में है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो v1 कैंसल्स विद v1 हियर। और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे
तो बी कॉन्जुगेट बी मीन्स दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे आएटा तो है नहीं, ठीक है, तो कैन आई राइट इट डायरेक्टली एज अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स a its whole square डिवाइडेड बाय a conjugate a, तो यहाँ पे तो a ही है, तो कैन आई राइट इट एज a square here, this a square cancels with a square there, it will come out to be alpha 1 minus alpha 2 divided by alpha 1 plus alpha 2 its whole square, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इसको हम कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, so this R, capital R, that will come out to be alpha 1 minus alpha 2 divided by alpha 1 plus alpha 2 its whole square, and let this be equation number 12. Let this be equation number 12. तो ये है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। हमारी बात अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से नहीं बनेगी अकेले से, है ना, कुछ पोर्शन ऐसे इंसिडेंट वेव का वो ट्रांसमिट भी तो हो रहा है ना, तो इसमें हमें इन एडिशन टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वी नीड टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आल्सो, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करें तो that is represented by capital T and it equals to probability flux of transmitted wave divided by probability flux of इंसिडेंट, है ना, किसके साथ लेते हैं हम हमेशा, इंसिडेंट के साथ में, इंसिडेंट वेव रेशो किसके साथ लेते हैं, रिफ्लेक्शन के केस में भी इंसिडेंट के साथ और ट्रांसमिशन के साथ भी इंसिडेंट के साथ, क्योंकि इंसिडेंट वेव ही है जिसका कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो रहा है और कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसे लेंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फ्लक्स ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, अब ट्रांसमिटेड वेव के केस में जो वेलोसिटी है रीजन 2 में v2 है, सो v2 मल्टीप्लाइड बाई C conjugate C, है ना, यही आएगा ना, ठीक है। वहां पे वेव फंक्शन हमारा क्या है, इट इज C टाइम्स समथिंग, है ना, C conjugate C डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वन V1 A conjugate A, जबकि C conjugate या C की बात करें तो दैट वो उसमें भी आयटा तो नहीं है ना, कहाँ है ये, दिस क्वांटिटी, दिस इज योर C, है ना, ये हमने C के लिए सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। इसको उठाओ और वहां पे इसका स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सो कैन आई राइट इट एज V2 divided by V1 as it is, as far as C conjugate C is concerned, it is 2 times alpha 1 divided by alpha 1 plus alpha 2 times A its whole square divided by A square, there can I write it like this, ठीक है। इंसिडेंट के लिए क्या जाएगा, V1 multiplied by A square there, है ना, A square से A square cancel हो जाएगा, और can I write it as this is this T equals to V2 divided by V1, it will be your 4 times alpha 1 square divided by alpha 1 plus alpha 2 whole square, is it okay, ठीक है। अब शुरू में मैंने कहा था एक जगह पे कुछ इक्वेशंस थी हमारे पास, वहां पे they were written as this equation number 6 and 7, जहां पे हमने P1 और P2 को in terms of P1 was written as alpha 1 times H cross and P2 was written as alpha 2 times H cross, है ना, ये थी 6, equation number 6, this was your equation number 7. Now this V1 that can be written as P1 divided by m is the mass of the particle, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, P equals to m into V होता है, ठीक है। And as far as P1 is concerned from equation number 6, it is your alpha 1 H cross, so alpha 1 H cross
divided by m. Similarly, V2 can be written as P2 by m. As far as P2 is concerned, this one is your P2 is your alpha 2 H cross divided by m there. Is it okay? ठीक है, इनको उठाओ और यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे. So can I write it as T equals to, as far as V2 is concerned, V2 is alpha 2 times H cross divided by m, and V1 is your alpha 1 H cross divided by m, and rest of the things they will appear as it is 4 times alpha 1 square divided by alpha 1 plus alpha 2 its whole square. यहाँ पे m cancels with m, h cross cancels with h cross. यहाँ पे alpha 1 जो denominator में है, that cancels the square there, it will come out to be, this transmission coefficient will come out to be 4 times alpha 1 alpha 2 divided by alpha 1 plus alpha 2 whole square. ठीक है, so this is equation number 13 और 12, 13. ठीक है, तो हमारे पास अब ऑलमोस्ट ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया है. हमारे पास दोनों की वैल्यूज हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की भी. ठीक है, ठीक है, इन दोनों का सम करके देख लीजिए जरा क्या आता है. व्हाट इज द सम ऑफ R and T? What is the sum of R and T? T is your 4 times alpha 1 alpha 2 divided by alpha 1 plus alpha 2 whole square. जो alpha 1 plus alpha 2 whole square है, it will remain as it is. In the numerator it will be your alpha 1 square plus alpha 2 square minus 2 times alpha 1 plus 4 times alpha 1 alpha 2. It will come out to be alpha 1 plus alpha 2 whole square divided by alpha 1 plus alpha 2 whole square, it equals to 1 there. So sum of these two, the reflection and transmission coefficient is 1 there. Is it okay? Is it okay? दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा, है ना? मीन्स कुछ पोर्शन जो है इंसिडेंट वेव का क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, और कुछ क्या हो गया, ट्रांसमिट कर गया, है ना? और उसके जो कोएफिशिएंट्स है दे आर गिवन लाइक दिस. इज इट ओके? इन दोनों का सम 1 है. So this ends your topic on potential step problem.